तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बिल्कुल घर जैसे हैं। नहीं है तो आदत डाल दीजिए, जीवन में छोटी बड़ी समस्याएं तो आती ही रहती है। देखिए, इस वीडियो में हम लोग व्याकरण के एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग शब्द के बारे में समझने वाले हैं। वर्ण पढ़े थे, वर्ण के उच्चारण स्थान, वर्ण के प्रकार पढ़े, संधि पढ़े, समास पढ़े। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जिसको हम लोग खत्म कर लिए। आज के इस वीडियो में हम लोग इस पूरे एक वीडियो में ही पूरे शब्द के बारे में ख़त्म करेंगे, पूरे शब्द के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि शब्द कितने प्रकार का होता है। एग्जाम में क्वेश्चन कम से कम 3 नंबर का तो जरूर पूछता है इसमें से, कि शब्द दे देगा, 4 शब्द दे देगा, ऑप्शन में पूछेगा इसमें से कौन तत्सम शब्द है, कौन तद्भव शब्द है, कौन विदेशज शब्द है, कौन रूढ़ शब्द है, कौन योग रूढ़ शब्द है, इस तरह के कौन संकर शब्द। एक नया शब्द आप सुन रहे होंगे, संकर शब्द। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द को 5 भाग में बांटा गया था। लास्ट में एक संकर शब्द पढ़ेंगे, उसको बताएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है एग्जाम में आते रहते हैं। तो चलिए इन सभी क्वेश्चन को देखते हैं और मिल के करते हैं इन सभी को पोस्टमार्टम। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए मिल के मचाते हैं बवाल विद बहुत सारा सवाल। हाँ, तो देखिए इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं शब्द विचार। शब्द विचार हम लोग देखे हुए थे, हिंदी व्याकरण का दूसरा भाग होता था। वर्ण विचार पढ़े थे। बहुत सारे वर्ण मिलते हैं, जब बहुत सारे वर्ण एक सार्थक रूप में मिलते हैं, बहुत सारे वर्ण जो है एक तरह का सार्थक तरीका से मिलते हैं तो शब्द बनते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये कि वर्णों के सार्थक समूह को हम लोग शब्द कहते हैं। बहुत सारे वर्ण मिलेंगे तो शब्द बनते हैं। बात हम देख रहे हैं, इसलिए हम पहले वर्ण विचार पढ़ी, अब उसके बाद शब्द विचार पढ़ने वाले हैं और शब्द विचार के बाद वाक्य विचार पढ़ेंगे। शब्द विचार बहुत ही लंबा, एक तरह से व्याकरण का बहुत ही लंबा पार्ट है। इसमें बहुत सारी चीज़ों को अध्ययन करना पड़ता है। तो पहले हम लोग शब्द विचार में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। शब्द विचार के अंतर्गत समास, संधि, उंधि सब, लेकिन वो बहुत सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक था संधि समास, इसलिए हम उसको पहले पढ़ा दिए। ठीक है ना। तो आज शब्द विचार तो हम लोग देख रहे हैं कि हिंदी व्याकरण का दूसरा पार्ट था और हिंदी व्याकरण का वह दूसरा भाग जिसमें हम शब्दों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं शब्द विचार। ये हम लोग पहले ही देख चुके थे, ये बहुत ही छोटा बात था। अब आता है कि शब्द विचार में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं किस पर विचार करते हैं, शब्दों पर विचार करते हैं। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं शब्द पर विचार करते हैं। तो शब्द यहाँ पर अब देखने वाला बात यह है कि शब्द कहते किस हैं। तो भाई साहब, शब्द किसी और को नहीं कहेंगे, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। बहुत ही इजी है, कहते हैं। अब बात यहाँ पर थोड़ा सा 2-3 चीज़ को समझने वाला है कि ये सार्थक का मतलब क्या होता है। देखिए, जब हम आपको समास पढ़ाए थे तो ये सार्थक किसका है, ये सार्थक जो शब्द है बताइए किस संधि का, समास का उदाहरण है। अब यही भाव समास का उदाहरण है। बताते स, सा, जिसके अंत में ब, बा, बे, अनु, उप, यथा, ये सब जो भी चीज़ लगा, प्रति, ये सब जो भी चीज़ लगा रहता है वो क्या होता है, अव्ययी भाव समास। सा का अर्थ होता है के साथ, के मतलब डैश के साथ, के साथ। डैश की यहाँ डैश किसके बाद, उसके बाद वाला, सा के बाद वाला जो है उसके लिए आया हुआ है। ठीक है ना। तो अर्थ के साथ क्या हो जाएगा, ये अर्थ के साथ। अर्थात जो शब्द, वैसा शब्द, वर्णों का एक ऐसा समूह जो अर्थ प्रकट करे, अर्थात अर्थ के साथ हो, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखें, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। मतलब एक ऐसा वर्णों का एक ऐसा समूह जो अर्थ प्रकट करे, उसे ही हम शब्द कहेंगे। लेकिन जो अर्थ प्रकट नहीं करता है उसे हम लोग शब्द नहीं कहेंगे। तो इस तरह अर्थ के आधार पर देखेंगे तो शब्द 2 तरह का हो गया, एक सार्थक शब्द, एक निरर्थक शब्द। सा का मतलब के साथ, तो अर्थ के साथ जो शब्द होगा उसे हम लोग शब्द कहेंगे, वास्तव में शब्द कहेंगे। जो अर्थ नहीं प्रकट करता है उसे हम शब्द नहीं कहेंगे। ठीक है ना। तो इसके पहले जो है हम लोग कुछ चीज़ों को समझते हैं। यहाँ पर देखिए, हिंदी व्याकरण का वह दूसरा भाग जिसके अंतर्गत हम शब्दों पर विचार करते हैं उसे ही हम लोग शब्द विचार करते हैं। ये तो पहले देख चुके थे। नोट, इसके अंतर्गत हम शब्दों के अर्थ, बनावट, प्रयोग के बारे में अध्ययन करते हैं। तो यह अर्थ शब्द विचार के अंतर्गत हम क्या करते हैं, शब्दों के बनावट, उसके अर्थ और उसके प्रयोग के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है। करेक्ट। दुनिया के सभी शब्दों को हम अलग अलग आधारों पर बांटा गया है। ता नहीं मेरे भाई, टा बांटा गया है। मतलब दुनिया में जितने भी शब्द है, शब्द कहने का मतलब क्या, हिंदी भाषा का यहाँ बात किया जा रहा है। हिंदी पढ़ रहे तो हिंदी भाषा का बात किया जाएगा। तो हिंदी भाषा में जितने भी शब्द हैं मेरे भाई, उसको अलग अलग आधार पर, अलग अलग उनके प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से क्या किया गया हुआ है, बांटा गया हुआ है। ठीक है ना। अतः हम लोगों को परिभाषा से प्रारंभ करते हैं। अतः हम लोग शब्दों के परिभाषा से प्रारंभ करते हैं। वर्णों या ध्वनियों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। यदि वर्णों का मेल सार्थक नहीं होगा तो वो निरर्थक बन जाएगा। यहाँ पर जस्ट देखें कि वर्णों के सार्थक समूह को हम लोग शब्द कहेंगे। वर्ण का अगर समूह सार्थक नहीं होगा तो वो शब्द क्या बन जाएगा, निरर्थक बन जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर सार्थक और निरर्थक देखिए, इसको थोड़ा सा मिटा लेने दीजिए। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देखिए, हम बोले क्या, वर्णों के सार्थक समूह। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लिखते हैं क प्लस ल प्लस म, इसको और अगर तोड़ेंगे तो आधा क प्लस अ होगा। ठीक है ना। अर्थात वर्ण विच्छेद हो जाएगा वो। देखिए यहाँ पर
यहां पर हम क, ल और म ये तीनों जोड़ दिए तो कलम बन गया। कलम का मतलब यहाँ पर समझ रहे हैं, कलम का अर्थ समझ रहे हैं, कलम का मतलब क्या होता है, कोई लिखने वाला सामग्री। लेकिन इसी चीज को, यही तीनों को देखिए, यहाँ पर ल प्लस क प्लस म बराबर लकम बन जाएगा। तो लकम का कोई अर्थ होता है क्या? लकम कोई चीज होता है क्या? नहीं होता है। मतलब क्या, इसका कोई अर्थ ही नहीं है, तो इसलिए ये निरर्थक हो गया, ये सार्थक हो जाएगा। तो यहां पर ये वाला चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग शब्द के प्रकार पर। ठीक है, करेक्ट, शब्दों के प्रकार। अभी हम लोग पीछे जस्ट बात किए कि शब्दों को अलग अलग आधार पर बांटा गया है। ठीक है ना, तो यहां पर देखेंगे अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर शब्द को दो भाग में बांटा गया है। ठीक है, एक को कहते हैं सार्थक। तो जो अर्थ सार्थक, तो जो शब्द अर्थ प्रकट करता है उसे हम लोग सार्थक कहते हैं। जो अर्थ प्रकट नहीं करता है हम उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी हम लोग देख चुके थे निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द के बारे में हम हिंदी व्याकरण में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना, सार्थक शब्दों के बारे में पढ़ते हैं। बनावट या रचना के आधार पर, देखिए बनावट या रचना के आधार पर शब्द को तीन भाग में बांटा गया। बनावट या रचना के आधार पर शब्द को तीन भाग में बांटा गया। एक को रूढ़ बोलते हैं, दूसरा को यौगिक बोलते हैं, तीसरा को योग रूढ़ बोलते हैं। उसी तरह उत्पत्ति के आधार पर शब्द को चार भाग में, एक पांचवा भाग अलग से संकर बांटा जाता है, तत्सम तद्भव देशज विदेशज, और पांचवा एक अलग से पढ़ते हैं और संकर शब्द पढ़ते हैं। रूपांतर या प्रयोग की दृष्टि से दो भाग में, एक को कहते हैं विकारी और दूसरा को अविकारी। इस तरह हम लोग अब एक एक करके इसके बारे में हम लोग पोस्टमार्टम करते हैं और मिल के मचाते हैं बवाल। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। करेगा अर्थ के आधार पर, या अधर लिख दिया, आधार मेरे भाई, आधार पर शब्द के प्रकार, अर्थ के आधार पर। अभी अर्थ देखिए, सार्थक शब्द मीनिंगफुल, यहाँ पर क्या होना चाहिए, मीनिंगफुल। मतलब क्या कि मीनिंग होना चाहिए इसमें, कोई ना, अगर अर्थ लिख रहा है, जैसे मान लीजिए हम कल लिखे तो कल का अर्थ होता है, लक लिखे तो लक का कोई अर्थ नहीं, इंग्लिश में होता है, लेकिन लक यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं हो रहा है, बात समझे कि नहीं, हिंदी में। तो ये चीज़ों को हम लोग को क्या है समझना है। नाक लिखे तो समझ आता है, बात समझे कि नहीं, लेकिन वही लिख दे यहाँ पर चलक, चलक का मतलब क्या होता है, कुछ समझे ही नहीं। तो ये क्या है, अर्थ, ये शब्द नहीं है, ये क्या है, शब्द है, ये क्या है, शब्द है, ये शब्द नहीं है, समझ आया, निरर्थक शब्द। तो ये वाला चीज लक चलक ये सब निरर्थक है, बात समझे कि नहीं, जिसका कोई अर्थ नहीं निकले उसे हम निरर्थक कहते हैं। बहुत ही सिंपल है यार, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बनावट या रचना के आधार पर शब्दों के प्रकार। बनावट या रचना के आधार पर शब्द को तीन भाग में बांटे थे, जस्ट बताया हमने। पहला को रूढ़ शब्द कहते हैं। देखिए जब भी कोई शब्द होता है ना, जब उसको हम लोग तोड़ेंगे तो जो टूटा हुआ भाग होता है उसी को हम लोग शब्दांश या शब्दखंड कहते हैं। शब्दांश या शब्दखंड, ये जब ये नहीं होगा, शब्दखंड कहते हैं, ठीक है ना। तो शब्दांश या शब्दखंड कहेंगे उसे, यहाँ पर खूब ध्यान से रखिएगा, जब शब्दों को डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए उसी चीज़ को समझने वाले हैं हम लोग। वैसा शब्द, यहाँ रूढ़ शब्द को समझिए, वैसा शब्द जिसका खंड या टुकड़ा करने पर कोई अर्थ न निकले, बात समझे कि नहीं, कोई अर्थ न निकले, या जिसके सभी शब्दखंड निरर्थक हो, उसे हम लोग रूढ़ शब्द कहते हैं। मतलब ये कि वैसा शब्द जिसको हम डिवाइड करें, बांटे, तो उसका कोई भी शब्दांश या शब्दखंड सार्थक नहीं हो, मतलब उससे अर्थ नहीं निकले, उसे हम लोग रूढ़ कहेंगे। जैसे देखिए मैक्सिमम जितना भी दो शब्द, मतलब दो वर्ण वाले शब्द होंगे ना, वो आपको आ जाते हैं इसमें रूढ़ में मैक्सिमम। जैसे कल, फल, इसको तोड़ेंगे क प्लस ल, तो ये दोनों का कोई अर्थ निकल रहा है, नहीं निकल रहा है। उसी तरह सा प्लस गर तोड़ेंगे तो इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा, बात समझे कि नहीं। उसी तरह आ प्लस दी तोड़ेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो वैसा शब्द जिसको तोड़ने पर उसका कोई भी शब्दखंड या शब्दांश सार्थक न हो, अर्थ प्रकट न करे, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, रूढ़ शब्द, मतलब रूठ गया है, बात समझे कि नहीं। कि तुम लोग मारिए पीटिए तोड़िए, उससे कोई मतलब फर्क नहीं पड़ने वाला है, बात समझे कि नहीं। यहाँ पर देखिए यौगिक शब्द, यौगिक शब्द उसे कहेंगे जिसको तोड़ने पर उसके सभी शब्दखंड सार्थक हो। ऊपर देखे रूढ़, जिसका कोई भी शब्दखंड सार्थक नहीं हो रहा है। यौगिक देखे जिसके दोनों शब्दखंड यानी तोड़ने पर सभी शब्दखंड उसका क्या हो, सार्थक हो, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, यौगिक शब्द। जैसे देखिए खंड या टुकड़े करने पर उसके सभी शब्दखंड सार्थक हो, सार्थक माने अर्थ दे, उसे ही हम लोग यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय को तोड़ेंगे तो विद्या, यहाँ पर देखिए प्लस आल है, इसको ऐसे भी लिखते हैं, अगर विद्या प्लस
आलय, हिमालय को तोड़ेंगे तो हिम प्लस आलय। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना, विद्या का अर्थ होता है ज्ञान, आलय का अर्थ होता है घर, ये दोनों का अर्थ निकला। हिम का अर्थ होता है बर्फ, बर्फ, आलय का अर्थ होता है घर। उसी तरह विद्यासागर, विद्या प्लस सागर, ठीक है ना। सागर का अर्थ होता है एक तरह से उस महासागर, बात समझे कि नहीं, विद्या की सागर, विद्या का अर्थ ज्ञान, ज्ञान का सागर। बात समझ आया। मतलब ये ऐसा शब्द जिसको हम लोग जब तोड़े तो दोनों शब्दखंड, उसके दोनों एक तरह से शब्दांश, शब्दखंड या शब्दांश क्या है, यहाँ देखो ना, हिम, हिम क्या हो गया, एक शब्दखंड से या शब्दांश, आलय क्या हो गया, शब्दखंड या शब्दांश। आगे जब उपसर्ग पढ़ते पढ़ेंगे तो इसी शब्दखंड और शब्दांश के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब योगरूढ़ के समय देखिए, योगरूढ़ शब्द किसे कहते हैं। देखिए, योगरूढ़ शब्द भी यौगिक शब्द होता है। तो योगरूढ़ और यौगिक दोनों शब्द अगर कहे, पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा खूब ध्यान से, क्या क्या यौगिक शब्द, यौगिक सभी, यहाँ पर देखो, क्या सभी यौगिक योगरूढ़ होते हैं, योगरूढ़ होते हैं, नहीं, लेकिन सभी योगरूढ़, सभी योगरूढ़ यौगिक होते हैं, यौगिक होते हैं। याद रखना है कि जितना योगरूढ़ होगा सब के सब यौगिक शब्द होगा, लेकिन सभी यौगिक क्या होगा, आपको योगरूढ़ नहीं होगा। जैसे मान लीजिए विद्यालय, विद्यालय, ये विद्यालय का अर्थ समझिए कि विद्यालय का मतलब क्या होता है, एक ऐसा जगह जहाँ पर पढ़ाई होता है, ठीक है ना। लेकिन क्या ये यौगिक शब्द है, सॉरी योगरूढ़ शब्द है, योगरूढ़ शब्द नहीं है। बात समझिए कि नहीं। हम बात करेंगे घुड़सवार, घुड़सवार, तो घुड़सवार का मतलब होता है घोड़ा का, मतलब जो घोड़ा होता है उस पर सवारी करने वाला जो व्यक्ति, घुड़सवार, ठीक है ना। तो क्या ये जो घुड़सवार शब्द है ये योगरूढ़ शब्द है, नहीं। लेकिन नीलकंठ, नीलकंठ का अर्थ क्या होता है, शंकर भगवान की बात कर रहे हैं हम, भगवान की बात कर रहे हैं। तो ये शंकर भगवान क्या हो गए, एक तरह से धार्मिक अर्थ प्रकट कर रहा है, दशानन, धार्मिक अर्थ का मतलब एक तरह से बात करने का मतलब यहाँ पर वैसा यौगिक शब्द जो अपना एक विशेष अर्थ प्रकट करता हो। जब हम उस चीज़ को बोले तो एक तरह से बहुव्रीहि समास क्या देख रहे थे हम, जब उस चीज़ को बोल रहे थे तो किसी और के बारे में ध्यान आ जा रहा था। हम बोलेंगे पंकज, जैसे देखिए यहाँ पर पंकज, पंकज बोले, पंकज का मतलब क्या होगा, कमल। हम पंकज बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, कमल। पंख का मतलब यहाँ पर पाक, कीचड़, और ज का मतलब जन्म लेने वाला, कीचड़ में जन्म लेने वाला। लक्ष्मी नारायण, बात समझे कि नहीं, लक्ष्मी नारायण किनको बोला जाता है, सत्यनारायण भगवान जिनको हम लोग, विष्णु भगवान को, लंबोदर गणेश जी को। तो जब ये अलग अर्थ प्रकट करेगा, विशेष अर्थ प्रकट करेगा, नॉर्मली समझिए जो धार्मिक अर्थ प्रकट करता है उसे हम लोग योगरूढ़ शब्द कहते हैं। सभी योगरूढ़ शब्द यौगिक होता है, लेकिन सभी यौगिक शब्द योगरूढ़ नहीं होता है। ये बात हमेशा दिमाग में, खोपड़ी में बैठा के रखिएगा। ओके, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब अगला प्रकार इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उत्पत्ति के आधार पर। बात समझे कि नहीं। देखिए, उत्पत्ति के आधार पर, थोड़ा सा कलम का कलर बदल लेते हैं भाई मेरे। देखिए, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के आधार, बार बार अधर लिख दिया, आधार पर शब्द के प्रकार। बात समझे कि नहीं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार मतलब क्या, कि उत्पत्ति जब भी बोले इसका मतलब ये है कि उस चीज़ का मतलब कि एक तरह से जो जन्म हुआ है, उस चीज़ का जो शुरुआत हुआ है वो किसी और जगह से हुआ है। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर देख रहे हैं उत्पत्ति, जब भी हम शब्द के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम लोग जितने भी शब्द का प्रयोग करते हैं, इन सभी शब्द का प्रयोग जो है केवल हिंदी से ही, उसका जो उत्पत्ति जो हुआ है, उसका एक तरह से शुरुआत जो हुआ है हिंदी भाषा से ही नहीं हुआ है। हम अभी जो यूज करते हैं बहुत सारे शब्द, जैसे यूज बोले, यूज का मतलब प्रयोग हो गया, तो यहाँ यूज क्या हो गया, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, लेकिन हम लोग इसका यूज कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे हम अब बात करें मोबाइल, तो मोबाइल हम नॉर्मल बोल देते हैं, लेकिन मोबाइल अंग्रेजी भाषा का शब्द है। तो कहने का मतलब ये है कि हम जितने भी शब्द प्रयोग कर रहे हैं, शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, वास्तव में वो शब्द जो है किस भाषा से हम लोग लेकर के आए हैं, किस भाषा से चुराए हैं। तो आखिर उत्पत्ति तो वही से होगा। बात समझे कि नहीं। अनाथ कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई बच्चा, अगर मान लीजिए यहाँ पर हम श्री कृष्ण भगवान की बात करें, बात समझे कि नहीं, तो श्री कृष्ण भगवान का वास्तव में उनकी माँ कौन थी, उनकी माँ देवकी थी। बात समझे कि नहीं। लेकिन उसको पाला कोई और था, यशोदा पाली हुई थी। लेकिन वास्तव में देखिए कि क्या यशोदा का पुत्र हुए, नहीं, उनका उत्पत्ति तो देवकी नंदन था।
तो उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर शब्द के बारे में ही पढ़ने वाले हैं कि शब्द जो है ना मेरे भाई, शब्द को भी हम लोग क्या किए हुए हैं कि अलग अलग भाषाओं से लिए हुए हैं और उसको हम अभी यूज करते हैं अपने बोलचाल की भाषा में, बोलचाल में। ठीक है, तो उसी तरह उत्पत्ति के आधार पर शब्द को जो है ना मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया। एक अन्य भाग 5वां संकर भाग होता है, उसके बारे में बाद में हम लोग आगे चल के चर्चा करते हैं। पहले हम लोग इसमें देखते हैं तत्सम शब्द। देखो तत्सम का एक यह याद रखो, संस्कृत शब्द मतलब वो ऐसा शब्द जो नॉर्मली जो है संस्कृत से लिए हुए हैं और हम विशेष शब्द, उस विशेष शब्द को हम लोग कभी कभी यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, हमेशा प्रयोग नहीं करते हैं। यार यही तो चीज़ है, डिफरेंस है तत्सम और तद्भव में। संस्कृत के वे सभी शब्द जिसका प्रयोग सामान्यतः हिंदी भाषा में किया जाता है और ठीक वही सब संस्कृत में विभक्ति चिन्हों के साथ प्रयोग किया जाता है, उसे ही हम लोग तत्सम शब्द कहते हैं। कह रहा है क्या कि एक तरह से संस्कृत के मूल रूप को अर्थात संस्कृत की वैसे भाषा को हम लोग जो सामान्यतः अपने हिंदी में भाषा में प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। आज जब संस्कृत में उसका प्रयोग होता है उसके विभक्ति चिन्ह जोड़ करके उसको नॉर्मल जीव का तेव लगा देते हैं। जैसे देखिए अग्नि, अब अग्नि को हम लोग, अग्नि तो हमेशा बोलते नहीं है, हम लोग आग ही बोल देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर खुद ध्यान दीजिए ना, आगी, जल को हम पानी बोल देते हैं, तुरंत पानी बोल देते हैं। कपूर को हम लोग नॉर्मली कपूर बोल देते हैं, कुकुर को हम लोग कुत्ता बोल देते हैं। मतलब क्या कि वैसा शब्द जो देखने में आपको स्टैंडर्ड लगेगा। और आप खुद से सोचिए, अग्नि बोलते हैं कि आग ही बोलते हैं, या आग बोलते हैं, इसको आग भी बोल सकते हैं। जल को पानी, अब किसी से जल मांगते हैं या कह के पानी मांगते हैं, जल नहीं मांगते हैं। जल तो ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसा नहीं होते हैं, लेकिन सामान्यतः हम क्या बोलते हैं, पानी। ऐसा दिमाग में सोचिए, तत्सम और तद्भव में अंतर खोजने के लिए आप दिमाग में सोचिए कि वास्तव में हम 2 शब्द को उठाइए, जैसे मान लीजिए जल और पानी, तो हम सबसे ज़्यादा किस शब्द को बोलते हैं, पानी को। जब सबसे ज़्यादा बोलेंगे मतलब तद्भव, बात समझे कि नहीं। जब सबसे कम प्रयोग में आने वाला होता है, जो देखने में काफ़ी स्टैंडर्ड लगेगा आपको, तो समझिए कि तत्सम शब्द है। बात समझे कि नहीं। जैसे देखिए कर्पूर, आप किसी दुकानदार के पास जाके कहते हैं क्या, भाई कर्पूर दीजिएगा, कर्पूर, मुंह पर 4 बार देखने लगेगा। बात समझे कि नहीं, हम उसको जाके कपूर बोलते हैं। तो जो शब्द सामान्यतः ज़्यादातर हम यूज करते हैं अपने बोलचाल की भाषा में, उसे हम लोग तद्भव कहेंगे। अर्थात इसी को हम लोग जब परिभाषा लिखते हैं तो तत्सम के बिगड़े हुए रूप को हम लोग तद्भव कहते हैं। बस समझे कि नहीं, अपनी आसानी के लिए उस चीज़ को बना दिए। इसीलिए तो कहा जाता है कि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। संस्कृत भाषा के शब्द को ही हम लोग बिगाड़ उगाड़ करके अपने भाषा में यूज करते हैं। चलिए, तो ये समझ आ गया तत्सम शब्द संस्कृत के मूल रूप को तत्सम शब्द कहते हैं, जिसका प्रयोग हम सामान्यतः अपनी बोलचाल की भाषा में प्रयोग करने लगे हैं, ठीक है ना। तो वैसे शब्द को क्या कहते हैं हम लोग, तत्सम शब्द कहते हैं। लेकिन तत्सम शब्द का प्रयोग एज जो होता है ना, उसी रूप में संस्कृत में हो जाता है प्रयोग, उसमें विभक्ति चिन्ह लगा करके, ठीक है। करा क्या दूसरा, तद्भव शब्द। अभी जस्ट देखिए, तद्भव का मतलब क्या होता है, जो संस्कृत का ही शब्द होता है लेकिन उसमें कुछ अपना मॉडिफाई करके, बात समझिए ना, उसमें अपनी इंजीनियरिंग लगा करके उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, मतलब उसको क्या किए हुए हैं, एक तरह से उसमें कुछ चीज़ों को बदल करके अपनी बोलचाल में, मतलब एक तरह से बोली में आसानी, मतलब एक तरह से आसानी के लिए, बात समझिए कि नहीं, मतलब कि हमें बोलने में अगर कोई तकलीफ नहीं हो, एक तरह से आसानी के लिए हम लोग क्या किए, उसमें कुछ अपना चेंजिंग कर दिए। बात समझिए कि देसी जुगाड़ लगा करके उसको थोड़ा सा और आसान बना लिए, उसे ही कहेंगे तद्भव। बात समझे कि नहीं। तो यहाँ से संस्कृत के बिगड़े हुए रूप को हम लोग तद्भव शब्द कहते हैं। यह तत्सम शब्द के से ही विकास करके बना है, विकास करके नहीं, विनाश करके आप लेकिन देखो यार, विकास करके ही लिखना, ठीक है ना। यहाँ पर क्या होगा, मतलब हम लोग क्या किए, उस चीज़ को और ज़्यादा उसके एथी को, वैल्यूज़ को कम कर दिए, ताकि अपने आसानी को बोलने, मतलब कि अपने बोलने में आसानी हो। बात समझिए कि नहीं, जो देखने में लगभग एक जैसा दिखते हैं। नोट, तद्भव शब्द का प्रयोग ज़्यादातर लोग करते हैं। अभी जस्ट बताए कि तद्भव शब्द का प्रयोग जो है तत्सम से ज़्यादा यूज करते हैं। आग या आगी, पानी, कपूर, कुत्ता, गांव, और गांव की ग्राम, आप बोलती है, पूछे कहाँ घर है, या पूछे कि अब कहाँ जा रहे हैं, तो बोलते हैं गाँव जा रहे हैं। ग्राम बोलते हैं कहीं, चांद, बस समझ नहीं, अब वह चंद्र होता है, कान, कर्ण होता है। बात समझ आया ये वाला। तो ये हो गया तद्भव शब्द। देशज, देशज का मतलब होता है कि वैसा शब्द जिसकी शुरुआत जो है, जिसकी उत्पत्ति जो है अपने देश में हुआ, वो बाहर कहीं से नहीं, अर्थात ओरिजिनल हिंदी भाषा से हुआ है। जैसे मान लीजिए लोटिया, बोलते हैं लोटिया, लोटा होता है गांव में पानी पीने के लिए। डिबिया, ढिबड़ी, ये ढिबड़ी, बस समझे कि नहीं। खुरपा, खुरपी उर्पी होता है। पगड़ी, कटोरा, तो ये सभी जो शब्द है इसको हम लोग देशज कहेंगे। देशज का मतलब यही होता है
कि जो देखने में तो थोड़ा सा अजीब लगे, बात समझे कि नहीं, जो देखने में गंवार टाइप का लगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, देशज शब्द कहेंगे। देखिए विदेशज शब्द किसे कहते हैं, विदेशज शब्द वैसे शब्द को कहेंगे जो विदेशी भाषाओं से लेकर के हम लोग अपने भाषा में प्रयोग करने लगे हैं, उसे हम लोग विदेशज करेंगे। वैसा शब्द जिसकी उत्पत्ति विदेशी भाषाओं से हुआ हो और हम अपनी भाषा में उसका प्रयोग करते हो, उसे ही हम लोग विदेशज शब्द कहते हैं। तो विदेशी भाषाओं का मतलब क्या है कि दूसरे देश की भाषाओं से, जैसे अरबी से, फारसी से, तुर्की भाषा से, उसके बाद अंग्रेजी भाषा से, फारसी फ्रेंच भाषा से, अलग अलग भाषाओं से शब्द को लाए और अपने यहाँ प्रयोग में करने, उसका प्रयोग करने लगे, ठीक है ना। जैसे हॉस्पिटल, डॉक्टर, ड्राइवर, मोबाइल, ये अंग्रेजी भाषा से लिए है, ये अंग्रेजी भाषा से। अरबी भाषा से देखिए उम्र, जालिम, गरीब, ख्याल, जाहिल, तारीख, खबर, नतीजा, गुस्सा, जिस्म, जनाब, ये सभी के सभी किस तरह का शब्द है, अरबी भाषा। तो ये अरब देश का है, अरब देश में अरबी भाषा बोला जाता है, तो ये अलग भाषा से लिया गया होगा, तो ये विदेशज होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अपने देश की भाषा तो हिंदी है, ठीक है ना। तो ये बात समझ, वैसा सब जिसको विदेशी में, जैसे यहाँ पर हो गया फारसी, हो गया तुर्की। अब देखिए यहाँ पर फारसी में अफसोस, अरबी तो हम लोग देख लिए यहाँ पर नॉर्मल पूरा देख लिए। अब देखिए अफसोस, आराम, आदमी, उम्मीद, कबूतर, दोस्त, गरम, दुकान, जोड़, खूब, जवान, दरबार, कमर, ये सभी के सभी क्या है, फारसी शब्द है। यहाँ देखिए है सब का सब तुर्की शब्द है, कालीन, कैंची, कुली, चमचा, जाजिम, नहीं बोलते तो वो चमचा है, लाश, लफंगा, सौगात, बस समझे कि नहीं। तो ये सभी के सभी तुर्की शब्द है। तो ये सभी के सभी क्या है कि बाहरी भाषाओं से, बाहर के देश की भाषाओं से हम लोग लाए हैं और यहाँ पर प्रयोग करने लगे, उसे हम विदेशी भाषा कहेंगे। नेक्स्ट देखिए नोट, संकर शब्द। संकर शब्द कहेंगे जब दो भाषाओं से शब्दों को जोड़ देते हैं। यहाँ पर देखिए ना, दो भाषाओं से मिलकर बने शब्द को हम संकर शब्द कहते हैं। दो भाषा से शब्द को लाए और एक जगह जोड़ दिए, जैसे टिकट है, टिकट अंग्रेजी हो गया और घर क्या हो गया, हिंदी हो गया। तो दोनों को मिला दिए तो क्या हो गया, टिकट घर। रेल, रेल क्या हो गया आपको, ये पटरी वाला जो है रेल है और उस पर चलने वाली गाड़ी है, तो रेल एक अंग्रेजी शब्द है, गाड़ी क्या है, हिंदी शब्द है। कंपनी बैग अंग्रेजी और हिंदी। तो जब दो भाषाओं के शब्द एक साथ जुड़ करके एक भाषा बना लेते, मतलब दो भाषाओं के शब्द एक साथ जुड़ करके एक शब्द का निर्माण करेंगे, उसे हम लोग कहेंगे संकर शब्द। संकर का मतलब होता है हाइब्रिड वाला संकर प्रजाति, हाइब्रिड वाला, बात समझे कि नहीं। यहाँ पर कोई दिक्कत, किसी भी तरह कोई तकलीफ, किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे बढ़ा जाए, बिल्कुल चलिए। रूपांतर या प्रयोग के आधार पर शब्द के प्रकार, रूपांतर या प्रयोग के आधार पर, अर्थात शब्दों का प्रयोग जो है किस तरह किस रूप में किया जाएगा, उसके आधार पर हम लोग क्या किए, शब्दों को दो भाग में बांटे। एक अव्ययी जो है शब्द और एक अव्ययी शब्द कह रहे हैं, सॉरी, विकारी शब्द और अविकारी शब्द, बस समझे कि नहीं। देखिए ये विकारी शब्द, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम इंग्लिश में भी पढ़ेंगे क्या कि शब्द को, मतलब कि जितने भी अंग्रेजी भाषा में शब्दों का प्रयोग होता है उसे हम पार्ट, मतलब उसको क्या किया है, 8 समूह में डिवाइड किया गया है। इस 8 समूह को पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं, ठीक है ना। उसी तरह यहाँ पर भी रूपांतर या प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा गया। विकारी, वैसा शब्द जो लिंग कारक वचन के आधार पर क्या होता है, बदल जाता है, उसे हम लोग विकारी शब्द कहते हैं। विकारी जिसमें विकार उत्पन्न हो जाए, मतलब एक तरह से बदल जाए, समय समय पर अलग अलग आधार पर बदल जाए, अलग अलग सिचुएशन में बदल जाए। जैसे देखिए लिंग के आधार पर बदल जाए, जैसे यहाँ पर देखिए लड़का संज्ञा है, लेकिन लिंग के आधार पर लड़की बदल जाएगी कि नहीं बदल जाएगा। तो लिंग कारक वचन आदि के आधार पर परिवर्तित होता है, उसे हम लोग विकारी शब्द कहते हैं। विकारी का मतलब क्या हुआ, बदलने वाला, विकार उत्पन्न होने वाला, सिंपल है मेरे भाई, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत 4 शब्द आते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। याद रखना है 1 2 3 4। पूछेगा विकारी शब्द के अंतर्गत कितने तरह का शब्द आएंगे, तो 4, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। आगे देखते हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द का मतलब क्या, अ का मतलब नहीं बदलने वाला। विकारी, जो विकारी है वो, अब यहाँ पहले क्या देखिए आप लोग, विकारी शब्द में बदल जा रहा है, अ मतलब नहीं। अब तो विकारी शब्द, अविकारी शब्द में क्या होगा, अब नहीं बदलेगा। सिंपल बात है कि वैसा शब्द जो लिंग कारक वचन के आधार पर नहीं बदलता हो, ज्यों का त्यों रहता हो, उसे हम लोग अविकारी शब्द कहते हैं। यहाँ पर ध्यान से याद रखिए, नहीं बदलता हो, यहाँ पर नहीं बदलता हो। जैसे देखिए क्रिया विशेषण, जैसे क्रिया विशेषण हम यहाँ पर थोड़ा सा नॉर्मल देखिएगा, बदलने की बात हम लोग कहते हैं, नॉर्मल समझिए थोड़ा सा। क्रिया विशेषण 2 शब्द हम लिखेंगे, राम, राम
बहुत अच्छा लड़का है, लड़का है। यहाँ पर लिखेंगे सीता बहुत अच्छी लड़की है। बहुत ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्या है विशेषण, लड़का क्या है संज्ञा। तो यहाँ देखिए ये विशेषण, यहाँ देखिए ये संज्ञा। खूब ध्यान से देखिएगा, अच्छी विशेषण, विशेषण लड़की संज्ञा। खूब ध्यान से देखिए। तो देखिए यहाँ विशेषण, यहाँ संज्ञा, इसमें भी विशेषण संज्ञा, लेकिन लिंग के आधार पर यहाँ अच्छा लगा, लड़का है तो इसलिए अच्छा लगा, या लड़की है तो अच्छी लगा। यहाँ मतलब लड़का है उसका बन गया लड़की, अच्छा का बन गया अच्छी। लेकिन यहाँ बहुत, ये क्रिया विशेषण है। ये बहुत क्या है, क्रिया विशेषण है, ये क्रिया विशेषण। तो देखिए बहुत दोनों में बदला नहीं, बदला ज्यों का त्यों रहा, ये लिंग के आधार पर नहीं बदला। तो यही क्रिया विशेषण। संबंध बोधक अव्यय जैसे प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन में हम लोग पढ़ते हैं का, के, की, ये सब पढ़ते हैं ना, ऑफ, ये सब चीज़ पढ़ते हैं, ये कभी भी नहीं बदलेगा। उसके बाद क्या होता है समुच्चय बोधक, यहाँ प्रीपोजिशन PREPOSITA होना, ऐसा ही होगा, कंजंक्शन इंटरजेक्शन। बात समझ आया। तो एक तरह से क्रिया विशेषण यहाँ याद रखना है। अविकारी शब्द में 4 तरह के शब्द आएंगे। एक क्रिया विशेषक, क्रिया विशेषण, संबंध वाचक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, और आपका क्या आ जाएगा विस्मयादि बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। हिंदी में नाम याद रखना थोड़ा सा कठिन होगा, बट क्या कीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पर देखिए। अब देखिए यहाँ पर कुछ लॉलीपॉप प्रश्न है, उसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए लॉलीपॉप प्रश्न, कुछ क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर देखिए। वैसे यौगिक शब्द जो अपना अलग अर्थ प्रकट करता है, यौगिक शब्द, फिर यहाँ पर आ गया वैसा यौगिक शब्द। इसका मतलब क्या है कि यौगिक नहीं पूछ रहा है, ठीक है ना। तो वैसा यौगिक कौन होगा, योग रूढ़ होगा। यहीं पर पकड़ा जा रहा है ये वाला चीज, अलग अर्थ प्रकट करता है योग रूढ़ शब्द। साइकिल किस प्रकार शब्द है, देखो साइकिल इंग्लिश में लिखते हैं ना, है साइकिल इंग्लिश में लिखते हैं इसलिए किस प्रकार का विदेशज शब्द है। स्टेशन इंग्लिश में लिखते हैं, ये भी विदेशज शब्द है। विद्यार्थी किस प्रकार शब्द है, देखिए विद्यार्थी जो है दोनों को तोड़ेंगे तो अलग अलग अर्थ निकलेगा, ठीक है ना, लेकिन विद्यार्थी का एक विशेष अर्थ नहीं आ रहा है, इसलिए ये यौगिक शब्द होगा। यौगिक शब्द किस प्रकार के शब्द के अंतर्गत आएगा, तो यौगिक शब्द के प्रकार के अंतर्गत आएगा। अच्छा, क्रिया किस शब्द के अंतर्गत आएगा, क्रिया यहाँ पर कह रहा है क्रिया किस शब्द के अंतर्गत आता है, याद करिए क्रिया विकारी शब्द के अंतर्गत आएगा। विकारी शुरू से देखिए ना, यहाँ पर ध्यान रखिए, संज्ञा, सर्वनाम, सर्वनाम, विशेषण प्लस क्रिया, ये 4 गो शुरू से लेकर 4 गो आपको आएगा विकारी। विकारी अविकारी में 4 गो आ जाएगा, संबंध बोधक, संबंध बोधक, और ऊपर आ जाएगा आपका संबंध बोधक के पहले आ जाएगा क्रिया विशेषण, ठीक है ना। तो पहले क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, बोधक, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, और क्या हो जाएगा आपको विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक अव्यय, बात समझे कि नहीं। तो एक तरह से ये जो चारू आएगा आपका, इसको बोलते हैं हम लोग एडवर्ब, इसको बोलते हैं हम लोग प्रीपोजिशन, इसको बोलते हैं हम लोग समुच्चय बोधक अव्यय को हम लोग बोलते हैं कंजक्शन, और विस्मयादि बोधक को इंटरजेक्शन। इसमें कोई दिक्कत, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम, तो बस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा हो डिसलाइक कीजिए, चैनल को कंपलसरी सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, ताकि। तो आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।